पढ़ाने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसमें हमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊं, तो ठीक है, देखो मैं आपको नोट्स के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। और आप लोगों का, अगर आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आने की ज़्यादा संभावना है। सो प्लीज़ यार, आपको डीप पढ़ना होगा। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और प्रकाश, मतलब कि एक हमने कोई भी पदार्थ ले लिया है और लाइट, ठीक है, अथवा सामान्यतः पदार्थ और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों, तो मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मतलब कोई भी टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मैं समझाती हूँ आपको कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में हम कोई भी मैटर रख लेते हैं, तो मैटर रखने से क्या होगा, उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं उस पदार्थ के ऊपर, ठीक है। तो उस पदार्थ का और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। विकिरणों की पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों इलेक्ट्रोस्कोपिक वेव्स में तरंग और कण दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इन्हें फोटॉन्स भी कहते हैं। मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी मैटर को हम लोग रेडियो वेव्स की हेल्प से उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं उनको हमने वेव्स और एक पार्टिकल के रूप में माना है, उसके दोनों ही गुण वो निकालते हैं। सेकंड हमारी हेडिंग है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब कि एनएमआर क्या होती है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है कि नाभिक, ठीक है। नाभिक में हमेशा क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। किसी यौगिक में कोई भी हमारे पास मैटर है, मतलब कोई भी कंपाउंड है, उसमें परमाणुवीय नाभिकों द्वारा, एक नाभिक होता है, ठीक है, परमाणु में मतलब केंद्र में, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स के अवशोषण से या रेडियो वेव्स के एब्जॉर्प्शन से नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण के स्पिन की अवस्था में होने वाला परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? एनएमआर कहलाता है। देखिए, मान के चलिए कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, मान के चलिए। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि प्रोटॉन्स जो है स्पिन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे क्या होते हैं, हमारे एक परमाणु में स्पिन करते हैं। तो मतलब कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद का मतलब होता है, एनएमआर का मतलब होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में स्पिन किस तरीके से हो रहा है, उस स्पिन को हम जिसमें समझाते हैं उसे हम लोग एनएमआर कहते हैं। मतलब स्पिन को समझाना, नाभिक के स्पिन को समझाना। जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग नाभिक में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके स्पिन को समझाते हैं, उसी स्पिन को जिस चीज में हम समझाते हैं उसे हम लोग एनएमआर कहते हैं, ठीक है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन्स का प्रचक्रण, मतलब स्पिनिंग कैसे हो रही है प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड में, वही तो दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन कैसे करते हैं उसी को दिखाया गया है। तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ आते हैं। देखो, कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन और कार्बन, जिनमें विषम संख्या में प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन होते हैं। विषम माने एक दो से होते हैं, मतलब कि आपको अल्टरनेट, हाँ, विषम का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है। इनमें उपस्थित प्रोटॉन अपने अक्ष पर स्पिन करते हैं, अपने अक्ष पर स्पिन करते हैं। न्यूक्लियस की स्पिन को एक मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न हो जाता है जब हम क्या करते हैं कि एक तरीके से वहां पर जब ये स्पिन करते हैं तो एक मैग्नेटिक एरिया वहां पर जो है उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और फिर यह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जो मैग्नेटिक एरिया बन जाता है फिर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। देखिए, अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल प्रोटॉन्स ही ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न करते हैं। कि मतलब प्रोटॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं, तो न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ न्यूट्रॉन्स तो ऐसे होंगे नहीं जो कि स्पिन करें, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन्स ही ऐसे होते हैं जो कि स्पिन करते हैं, और स्पिन करने की वजह से ही वहाँ पर मैग्नेटिक एरिया डेवलप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। उसी को बता रहा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही ऐसे होते हैं जो कि हमारा वहां पर एरिया उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। जब प्रोटॉन युक्त किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब कि जिसके पास एक एटम है उसके पास
सीधी सी बात है प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जब इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब इस कंपाउंड के प्रोटॉन्स, तो इस कंपाउंड में जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर देते हैं या एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कंपाउंड का एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब किसी चीज कोई भी हमारा प्रोटॉन है अगर वो एनर्जी लेगा तो उसके क्या होता है कि उसके चेंजेस हो जाते हैं, उसके स्पेक्ट्रम में चेंज आ जाते हैं। न्यूक्लियस द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी का मेजरमेंट एक संयंत्र के द्वारा किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि आखिर उस प्रोटॉन ने कितनी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, उसको हम लोग एक संयंत्र के द्वारा देखते हैं, जिसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जिसे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यदि किसी प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक एरिया में रख दिया जाए तो स्पिनिंग करते हुए प्रोटॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त होंगी। देखो, प्रोटॉन है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें स्पिन होगा, स्पिन की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है और वेव्स को एब्जॉर्व कर रहा है। एब्जॉर्व करने की वजह से उनका एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में चेक करते हैं। और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिसमें कि न्यूक्लियस के स्पिन के बारे में बताया जा रहा है, न्यूक्लियस की एब्जॉर्प्शन एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और इस चीज को जो इस प्रोसेस है उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें देखिए प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इधर नॉर्थ है तो इधर जा रहे हैं, इधर नॉर्थ है तो इधर जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें होती है हमारी एल्फा स्पिन में क्या होता है, दोनों साइड्स एक ही साइड में सारे प्रोटॉन्स स्पिन करते हैं, और बीटा साइड में मेरा हमेशा नीचे की तरफ स्पिन करते हैं। देखिए, प्रोटॉन्स के स्पिन की इन दोनों ही कंडीशन की एनर्जी में बहुत ही कम अंतर होता है। मतलब कि इस तरीके से हम लोग जब स्पिन हो रहा है, अगर एक साइड में स्पिन हो रहा है, दोनों साइड में स्पिन हो रहा है, तो इनमें क्या होता है कि बहुत कम अंतर होता है। लेकिन अल्फा स्पिन लो एनर्जी वाली और अधिक स्थायी है। फिर अल्फा स्पिन में क्या होता है, लो एनर्जी होती है, क्योंकि जहाँ पर ये जा रहा है उधर ही हमें स्पिन कराना है, तो एनर्जी कम चाहिए होगी, ठीक है। और स्थायी क्यों है? क्योंकि सारी वेव्स एक ही साइड में जा रही हैं। और वी स्पिन में क्या होता है, हाई एनर्जी होती है, क्योंकि एक साइड में जा रहा है बल्कि हमें उसकी दूसरी साइड से लेके आना है, दैट मीन्स वहाँ एनर्जी लगेगी, ठीक है। और कम स्थायी होती है। कम स्थायी क्यों होती है? क्योंकि इधर से ये जा रहा है, इधर से जा रहा है, दोनों को रिप्लेस करेगा, तो ये स्टेबल नहीं है। इस स्थायी अवस्था में अस्थायी अवस्था लाने के लिए, मतलब कि क्या होता है कि इसको जो हमारा स्थिर है, स्टेबल है, इसको अनस्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रोटॉन्स द्वारा डेल ई या एचवी ऊर्जा की जो रेज होती हैं वो एब्जॉर्ब से ऊर्जा की इन दो दिशाओं में ट्रांसलेशन किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसा हमारे पास प्रोटॉन्स पहले से है, अगर हम उसे एनर्जी दे देंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ऐसे को एनर्जी दे देंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर पहले हमारा स्पिन ऊपर की साइड हो रहा है और फिर उसे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका स्पिन नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा स्पिन को उल्टा कर देता है। प्रोटॉन को फ्लिप करने के लिए देखिए, अगर स्पिन ऐसा है, अगर उसे एनर्जी देते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। देखो, प्रोटॉन को फ्लिप करने की मतलब बदलने के लिए आवश्यक जो रेज होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। डेली हमारी एनर्जी है और ये है हमारा 2μh0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू एच भी ही हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, देखिए, म्यू इक्वल्स टू 2μh0 प्लस अपॉन में h इक्वल्स टू μh0 प्लस अपॉन में 2π। ये 3 इक्वेशंस है, ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा हमें डीप पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस करना है तो मुझे बता दीजिए, मैं अगली वीडियो इसी पे बना दूंगी, ठीक है। डेली इक्वल्स टू ऊर्जा की दो अवस्थाएं होती हैं। देखो, v क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। एच क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब प्रबलता कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र में जो है हमारी प्रबलता कितनी है। और ये हमारा नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसका मान की ये है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ इतना ही है। सामान्यतः 14,092
गॉस के वाह्य क्षेत्र में फ्लिपिंग के लिए इतनी 60 मिलियन हर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति आवश्यक है। मतलब इतने क्षेत्र में फ्लिप कराने के लिए, इतने गॉस के वाह्य क्षेत्र में फ्लिप कराने के लिए, इसे पलटने के लिए इतने हर्ट्ज की जरूरत पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, इसमें नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, सबको पता है। ठीक है, सॉरी गाइस, स्लाइड चली गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, और ये जो इसकी एब्जॉर्ब करने के बाद और जो रिलीज करने के बाद जो मीटर बनता है या जो एक स्पेक्ट्रम बनता है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। इससे ये हो गया है आपका, मैं आपको आगे समझाऊंगी। और इसके बताया गया है, पर्सेल एंड ब्लॉच ने किया था इसकी खोज। ठीक है गाइस।